Hello everyone. So once again, I welcome all of you. So in continuation to what we have already started, that is basically the basics of economics. Okay. So I am discussing the microeconomics. Okay. और मैंने आपको ये बताया है पहले ही कि मैं इसमें उतना ही डिस्कस करूंगा जितना आपको रिक्वायर्ड है यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए या स्टेट पीसीएस के सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए जहां जनरल स्टडीज जो है सिलेबस में रहती है। वो इसलिए क्योंकि आपको थॉरो इकोनॉमिक्स तो बनना नहीं है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना नहीं है। ठीक है, तो सिंपल जितना रिक्वायर्ड है मैं बस उतना डिस्कस कर रहा हूँ। और मैंने आपको पहले भी ये बोल रखा है कि हमारी जो ये अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, इसमें से आपको हर एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और खुद से तो ये किताब पढ़ने की जरूरत भी मैंने आपको बताया कि नहीं है, सिर्फ उतना जितना मैं बताऊंगा दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो ये है इसका आज हम लेक्चर थर्ड डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड लेक्चर में हम जो डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का कंटिन्यूएशन। ठीक है, क्योंकि इसका पास्ट जो मैंने कल बताया आपको, बजट क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, बजट कॉन्स्टेंट क्या होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जो प्रेफरेंसेस होती हैं कंज्यूमर की वो क्या होती है, मोनोटोनस प्रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जो कर्व बताया था एक, जिसमें एक कंज्यूमर के पास कई सारी चॉइसेस होती हैं और हर चॉइस जो है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। और मैंने कुछ इस तरह से आपका इंडिफरेंस कर्व बना के बताया था आपको कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स कल हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा मैं वो करूंगा मैं डिमांड, डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस चीज से डिटरमाइन होती है और इलास्टिसिटी और एक्सपेंडिचर का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, सो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आई होप आप कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद डिमांड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ तो खरीदना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं हूं, मेरे जैसे हजारों लोग होते हैं जो कुछ ऐसी चीज खरीदने का भी ड्रीम रखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एरोप्लेन खरीदने की मेरा ड्रीम है। ठीक है, लेकिन क्या मैं एरोप्लेन खरीद सकता हूँ, क्या मेरी कैपेबिलिटी है? डिजायर होना से डिमांड क्रिएट नहीं होता, डिजायर और कैपेबिलिटी दोनों होना तब उस कमोडिटी की डिमांड क्रिएट होती है। तो आपकी एनसीईआरटी का जो कहना है कि डिमांड क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी का किसी भी गुड या किसी भी सेवा का वो क्वांटिटी जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है। ठीक है, कंज्यूमर के पास क्या है, विलिंगनेस है, विलिंगनेस टू बाय। दो चीजें जरूरी है किसी भी कमोडिटी के लिए, एक विलिंगनेस टू बाय होना चाहिए और एक एबिलिटी टू बाय होना चाहिए। एबिलिटी टू बाय का मतलब होना क्या है, इसके पास इतना इनकम भी होना चाहिए। ठीक है, अगर विलिंगनेस टू बाय है और एबिलिटी टू बाय है तो हम ये कह सकते हैं कि उस चीज की डिमांड जो है वो मार्केट में है। ठीक है, किसी भी कमोडिटी की डिमांड उसकी प्राइस पे डिपेंड करती है। सॉरी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन प्राइस पे भी डिपेंड करती है एक कमोडिटी की डिमांड। समझ में आ रहा है आपको? तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि लेट अस सपोज कि मान लीजिए कोई कमोडिटी है जिसकी डिमांड को मैं डी से डिनोट कर रहा हूं। इस कमोडिटी की डिमांड किस किस चीज पे डिपेंड करती है उसको कहते हैं डिमांड फंक्शन। क्या कहते हैं उसको? डिमांड फंक्शन। क्या कहते हैं? डिमांड फंक्शन। ठीक है, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल कमोडिटी की डिमांड डिपेंड करती है उसके फंक्शन, उसके प्राइस पे, फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कमोडिटी, या क्या उस कमोडिटी का कोई क्लोज अल्टरनेट अवेलेबल है या नहीं है। कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है डिमांड किसी भी कमोडिटी का। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन बेसिकली डिमांड फंक्शन क्या है, ये रिलेशन में देखता है कि डिमांड प्राइस के रिलेशन में कैसे दिखती है, कैसा ऑपरेट करती है मार्केट में, या डिमांड किसी भी कमोडिटी के रिलेशन में या उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से एक कमोडिटी का क्या बिहेवियर रहता है, वो कितनी डिमांड में रहती है। ये सारा स्टडी किसमें होता है? डिमांड में। ठीक है, अब अगर मुझे सिंपल डेफिनेशन बताना हो डिमांड का, तो डिमांड का मतलब होता है इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए गिवन प्राइस लेवल। ठीक है, गिवन प्राइस लेवल पे एक इंडिविजुअल क्या खरीदने की विलिंगनेस रखता है
और क्या खरीदने की क्षमता भी रखता है। विलिंगनेस मीन्स इच्छा रखना, और उसके बराबर इनकम होना मीन्स उसमें क्षमता भी है। इच्छा और क्षमता दोनों होनी चाहिए, तब डिमांड कह सकते हैं। अगर मैंने गिवन प्राइस क्यों लिखा, अगर मान लीजिए मुझे फोन खरीदना है जिसकी 25,000 रुपीज कॉस्ट है, और मैं विलिंग हूं उसको खरीदने के लिए, और मेरी कैपेबिलिटी भी है वो पे करने के लिए, तो मैं उसे खरीद लूंगा। इसका मतलब मैंने उसकी डिमांड भी क्रिएट कर ली और मैंने वो खरीद भी लिया, ठीक है। लेकिन जैसे उसकी प्राइस लेवल बढ़ गई, मान लीजिए 35,000 है, ठीक है, तो अब उस प्राइस लेवल पे वो मेरी परचेजिंग कैपेसिटी से बाहर हो गया, ठीक है। तो अब मेरी इच्छा तो है खरीदने की, लेकिन कीमत इतनी हो गई कि अब मैं खरीद नहीं सकता। तो इस वजह से मैं ये कहूंगा कि उसकी मेरे अंदर विलिंगनेस तो है पर कैपेबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब उस कमोडिटी की फिर डिमांड नहीं है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखना, डिमांड का मतलब क्या होता है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल और कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस लेवल। ठीक हो गया, ये डिमांड का सिंपल बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब डिमांड बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, वो मैं बाद में बताऊंगा किन किन चीजों पे डिमांड डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा रिलेशन जो होता है डिमांड का, वो होता है किस चीज से, प्राइस ऑफ द कमोडिटी से। डिमांड किस किस चीज पे डिपेंड करती है, डिमांड फंक्शन कैन बी बेसिकली ऑफ वेरियस टाइप्स, ठीक है। अगर प्राइस पे डिपेंड करेगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इस पे भी डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि प्राइस क्या है कमोडिटी की, तभी उसकी डिमांड डिटरमाइन होगी कि कौन कौन उसको खरीदने की क्षमता रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की कितनी इनकम है उस पर भी डिपेंड करता है डिमांड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, आगे थोड़ी देर में आएगा, ये मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है किस पे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और कई सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स का बेस्ट एग्जांपल, वूलन क्लोथ्स की डिमांड्स विंटर में बहुत ज्यादा हो जाती है, व्हाई, बिकॉज क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजों में एक चीज आपको कॉमन रखनी है ध्यान में, कि डिमांड जो होती है, डिमांड हमेशा ही किस चीज पे डिपेंड करती है, ये कई सारी चीजों पे डिपेंड करती है, बट सबसे क्लोज रिलेशन डिमांड का किससे है, सबसे क्लोज रिलेशन जो है डिमांड का वो प्राइस से है, ठीक है। तो जब हम डिमांड को प्राइस के रिलेशन में देखें, डिमांड को फंक्शन ऑफ प्राइस के रिलेशन में देखेंगे, तो मोस्टली इसको थ्योरेटिकल टर्म्स में डिमांड फंक्शन कहा जाता है। और डिमांड का प्राइस से रिलेशन बना के ही हम डिमांड कर्व का भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक हो गया। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। लेट अस सपोज ये एक ग्राफ है जिसमें मैं एक्स एक्सिस पे क्या लेता हूं, क्वांटिटी, क्वांटिटी, और एक तरफ से मैं क्या लेता हूं वाई एक्सिस पे, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी, लेट अस से कमोडिटी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूं, प्राइस ले रहा हूं, एक्स एक्सिस पे मैं क्वांटिटी डिमांडेड ले रहा हूं, ठीक है। जब क्वांटिटी डिमांडेड, जब प्राइस लोवेस्ट हो कमोडिटी का, डेफिनेटली उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो पॉइंट कहां बनेगा, दिस विल बी द पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। जैसे जैसे इस कमोडिटी की प्राइस, सॉरी, या जब क्वांटिटी प्राइस सबसे ज्यादा हो, तो उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड सबसे कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट एक ऐसी सिचुएशन में बताता हूं इसी की कंटिन्यूएशन में, कि जब एक कमोडिटी का प्राइस थोड़ा सा कम हो जाए, तो डेफिनेटली यू विल सी अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन इट्स डिमांड। कंसिडरेबल डिमांड तब इतना हो जाएगा, जैसे ये डी है तो ये D1 हो जाएगा, ये अगर P है ये P1 हो जाएगा। एट प्राइस P डिमांड वाज D विच वाज लेस, एट प्राइस P1 डिमांड इज मोर विच इज D1, ठीक है। और नीचे अगर मैं प्राइस कर दूं कमोडिटी का, P2 पे चला जाऊं, तो डिमांड और ज्यादा बढ़ सकती है, दैट विल गो टू D2, और पॉइंट जो बनेगा वो कहां पे बनेगा, वो यहां पे बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप एक चीज नोट करो इस ट्रेंड में, कि जैसे जैसे प्राइसेस कमोडिटी की बढ़ रही है, तो उसका डिमांड कम हो रहा है, और जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, यहां से प्राइस ड्रॉप हो रहा है, यहां से डिमांड बढ़ रही है। अब अगर यही प्राइस इंक्रीज हो, तो डिमांड कंसिडरेबली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जब मैं इसको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करूंगा, तो यू विल सी दिस इज कॉल्ड द डिमांड कर्व, दिस इज कॉल्ड द डिमांड कर्व, दिस इज कॉल्ड द डिमांड कर्व। तो इंटरेस्टिंग टू नोट,
डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों? क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ ए commodity and its quantity demanded ओके, देयर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशन, ठीक है। और यही फिर बाद में आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, दिस इज व्हाट यू कॉल अ लॉ ऑफ डिमांड, दिस इज व्हाट यू कॉल लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो जब आप देखोगे कि डिमांड जितनी भी प्राइस एक कमोडिटी की जितनी कम हो जाए उसका डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, ये एक जनरल प्रिंसिपल तो है लेकिन ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। मान लीजिए नमक का प्राइस कम हो जाए, ठीक है, तो क्या नमक खाना ज्यादा शुरू कर देंगे लोग? नहीं, ये एक्सेप्शंस में आता है। ऐसी कमोडिटीज जिनका प्राइस से कोई रिलेशन नहीं है, प्राइस बढ़े या कम है, उनका क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन जो है वो फिक्स्ड है। एसेंशियल कमोडिटीज, फूड आइटम्स, प्राइस कितना भी बढ़ जाए या कितना भी कम हो जाए, कंजम्पशन जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे थोड़ा इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको आई होप डिमांड का कॉन्सेप्ट और डिमांड कर्व दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड डिमांड कर्व। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि ये दिखाया गया है डिमांड कर्व। यहां पे प्राइस लिया गया है, यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड लिया गया है, एंड यू सी द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। अब ये जो डिटेल्स है एनसीईआरटी में, ये पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये उसी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो व्हाट इज डिमांड कर्व? अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो, डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the demand function. Graphical representation of the demand function. What is demand function? मैंने आपको बताया, फंक्शन मतलब रिलेशन किसी भी चीज से। तो जहां पे डिमांड का प्राइस से रिलेशन देखेंगे और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो क्या होगा? डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व हमेशा क्या शो करता है? नेगेटिव रिलेशन है। किसका? कंज्यूमर की डिमांड फॉर अ कमोडिटी, नेगेटिव रिलेशन। प्लीज रिमेंबर दिस इज द कोर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन व्हाट? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इन दोनों के बीच का रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मींस प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो डिमांड कम होगा, और प्राइसेस अगर किसी भी कमोडिटी की कम होंगी तो डिमांड नेचुरली उसका बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन बढ़ेगा तो अनलिमिटेड नहीं हो जाएगा, एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, वो भी आगे फर्दर डिटेल्स में, अभी तो बेसिक्स में है, आगे फर्दर डिटेल्स में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अगला, अब ये यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है कि मैं दो ग्राफ बनाऊंगा कंपैरेटिवली, दोनों ग्राफ्स पे मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। ये है क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस। ये है क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस एंड ये है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाह रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, प्लीज अंडरस्टैंड। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज दिस मच, प्राइस P, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर और लेस? सबसे ज्यादा होगी इस टाइम पे, दैट विल बी D, ओके। यहां पे एक पॉइंट मैंने लगा दिया। जब प्राइस इतना बढ़ गया तो डेफिनेटली डिमांड थोड़ा कम हो जाएगा, तो इट विल बी D, ठीक है। अब जब प्राइस P1 से लेके P2 तक बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो गया। कहां तक? यहां पे D1 D2, तो क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा आपके सामने फिर से वही बनेगा डिमांड कर्व। क्या बनेगा? डिमांड कर्व, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन, ठीक है, जब प्राइस इतना था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? इतना। दिस इज D, दिस इज P। एट प्राइस P क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी वाज D, ठीक है। अब प्राइस हो गया P1, प्राइस कितना हो गया? P1 मींस प्राइस बढ़ गया। अब क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो और कम हो गया। प्राइस इतना हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड कितना कम हो गया? मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा इसमें वेरिएशन रखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम तो हुआ पर इतना कम नहीं हुआ, डिमांड सिर्फ इतना कम हो गया, यहां से यहां तक आ गया, ठीक है। तो पॉइंट जो है वो
यहां पे आ जाएगा। अब जब प्राइस और बढ़ गया, यहां पे पहुंच गया P2 पे, दिस इज D1, हाँ, डिमांड। प्राइस P2 पे जब पहुंचा, जब और ज्यादा प्राइस बढ़ गया तो डिमांड और कम हो गया। पर अब और कम होने के साथ इतना कम नहीं हुआ जितना पहले हो रहा था, लेकिन कम हो गया, इतना यहां तक आ गया, ठीक है, यहां तक, ठीक है। तो अब के बार जब आप डिमांड कर्व बनाओगे तो पहला पॉइंट हमारा यहां पे आया था, ठीक है। अब की बार जब डिमांड कर्व बनाओगे तो इंटरेस्टिंग चीज ये नोटिस होगी कि ये और ज्यादा स्टीप डिमांड कर्व बन गया, ठीक है। ये वाला डिमांड कर्व बिल्कुल स्टीप है, ये वाला डिमांड कर्व थोड़ा सा फ्लैट है। हालांकि दोनों केसेस में इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो ये तो होना ही है डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड के बीच में। लेकिन एक जगह पे स्लोप ज्यादा स्टीप है, एक जगह पे स्लोप थोड़ा फ्लैट है। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या दिखाता है? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दिखाता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कितना फर्क होता है। इट शोज, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व shows responsiveness of demand to change in prices, जब प्राइस किसी कमोडिटी का चेंज हो जाए तो उसकी वजह से डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ता है। अगर आप यहां देखोगे, प्राइस उतना ही चेंज हुआ जितना यहां चेंज हुआ था, प्राइस उतना ही यहां भी चेंज हुआ, लेकिन इस केस में डिमांड ज्यादा चेंज हुआ है, इस केस में डिमांड थोड़ा कम चेंज हुआ है। तो जहां पे डिमांड कम चेंज हुआ है वहां पे कर्व थोड़ा स्टीप आया है। तो स्लोप, टेक्निकली जो मुझे पॉइंट प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि स्लोप ऑफ कर्व, डिमांड कर्व का स्लोप, ये डिटरमाइन करता है कि डिमांड में कितना चेंज आता है विद चेंज इन द प्राइसेस। अगर प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में थोड़ा कम चेंज आता है तो कर्व ज्यादा स्टीप होगा और स्लोप ज्यादा होगा। और स्लोप कम कब होगा? जब प्राइस चेंज होने के साथ डिमांड में ज्यादा चेंज आए, तो स्लोप विल बी अ बिट मोर। समझ रहे हो मेरी? सॉरी, स्लोप विल बी अ बिट लेस। ये थोड़ा सा फ्लैट है, ये बिल्कुल स्टीप है, ठीक है। स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, ठीक हो गया। चलिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये मैं यहां पे लिखा है मैंने कि स्लोप ऑफ कर्व वो जो है वो हमेशा क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। वो क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा? वो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होगा क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी के बीच में, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस की वजह से फर्क नहीं पड़ता, प्राइस की वजह से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई तो उसकी वजह से फर्क पड़ जाता है, ठीक है। कभी कभी किस चीज से फर्क पड़ता है? समटाइम्स QD also changes due to increase or decrease in income of consumer। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, उसकी वजह से भी डेफिनेटली उसकी परचेसिंग पावर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। और जब परचेसिंग पावर इंक्रीज या डिक्रीज हो तो उससे क्या हो जाएगा? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी, ठीक हो गया। अब जब ऑप्टिमल क्वांटिटी जो एक परचेज कर रहा था एक कंज्यूमर, अगर वो चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ इनकम, दिस विल बी कॉल्ड एज इनकम इफेक्ट। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज इनकम इफेक्ट। ओके, जब परचेजिंग पावर चेंज हो जाए कंज्यूमर की, ठीक है। और परचेजिंग पावर चेंज होना दोनों वजह से हो सकते हैं, या प्राइस बढ़ने की वजह से हो सकता है या फिर इनकम बढ़ने की वजह से हो सकता है। दिस विल बी ड्यू टू चेंज इन परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर की परचेजिंग पावर जब चेंज हो तो उसकी वजह से क्या होगा? डिमांड भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ठीक हो गया। अब ये डिमांड कर्व जो मैंने अभी आपको समझाया, इसका बड़ा टिपिकल रिलेशन है। हर तरीके की गुड लॉ ऑफ डिमांड जो है फॉलो नहीं करती। यूजुअली लॉ ऑफ डिमांड, LOD, लॉ ऑफ डिमांड इज यूजुअली फॉलोड बाय नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? वो गुड्स जो लॉ ऑफ डिमांड को ओबे करती हैं।
लॉ ऑफ डिमांड जिन पे प्रॉपरली एप्लीकेबल होता है। नॉर्मल गुड्स क्या होता है, वो गुड्स जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़े, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दीज कमोडिटीज विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने के साथ कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ने के साथ कंज्यूमर अगर मान लीजिए 3 बनाना 10 रुपए की इनकम थी और 3 बनाना वो परचेज कर पा रहा था, अगर इनकम 20 रुपए की हो गई तो हो सकता है वो 6 बनाना परचेज कंज्यूम करना प्रेफर करे। तो इसका मतलब बनाना की डिमांड बढ़ी बिकॉज कंज्यूमर की इनकम बढ़ी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का दूसरा एस्पेक्ट है कि जब इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़े तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी। ये नॉर्मल गुड्स के सिनेरियो है, ठीक है। कुछ गुड्स ऐसी है जो उनको कहते हैं इंफीरियर गुड्स। क्या कहते हैं? इंफीरियर गुड्स। प्लीज रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? ये वो गुड्स होती हैं जिनका, मैं अगले पेज पे लिखता हूं, यहां पे लिखने की जगह कम हो गई है, ठीक है। इंफीरियर गुड्स कौन सी हो गई है? जब इनकम ऑफ कंज्यूमर अगर बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड विल रिड्यूस। व्हाई? क्योंकि अब कंज्यूमर इंफीरियर गुड क्यों कंज्यूम करे? जब उसकी इनकम बढ़ गई है तो वो उसकी प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी, वो अच्छी गुड्स, अच्छी क्वालिटी की गुड्स की तरफ स्विच करेगा। तो ऐसी गुड्स को क्या कहते हैं? इंफीरियर गुड्स। ऐसी गुड्स को क्या कहते हैं? इंफीरियर गुड्स, ठीक है। सो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स whose quantity demanded reduces with increase in income of consumer, increase in income of consumer। क्यों? कंज्यूमर अब यहां से क्या करता है? बेटर ऑप्शंस की तरफ स्विच करता है, ठीक है। तो यहां तक आते आते दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्राइस के साथ डिमांड का कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, इनवर्स रिलेशन। लेकिन इनकम ऑफ कंज्यूमर के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन। क्यों? इनकम ऑफ कंज्यूमर के साथ डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ेगा डिमांड ऑफ कमोडिटी विल आल्सो इंक्रीज। लेकिन अगर वो गुड इंफीरियर गुड है, उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। तो इंफीरियर गुड इज वन सच गुड विच वायलेट्स द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अब इंफीरियर गुड की कई सारी सब टाइप्स होती हैं। जब हम एडवांस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको इंफीरियर गुड की एक स्पेशल टाइप पढ़ाऊंगा विच इज ऑल्सो कॉल्ड गिफिन गुड्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज गिफिन गुड्स, ठीक है। क्योंकि कंज्यूमर का प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो जाता है, इन गुड्स की तरफ अब उनका प्रेफरेंस नहीं रहता, क्योंकि अब वो हाई इनकम कंज्यूमर होते हैं तो बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स की तरफ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां से एक चीज आपको समझनी चाहिए कि जो गुड नॉर्मल गुड है और इंफीरियर गुड है, ये डिपेंड करता है किस पे? कि ये डिपेंड करता है कंज्यूमर की इनकम पे, ठीक है भाई। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे लिए ओप्पो का फोन वॉज नॉट एन इंफीरियर गुड, क्योंकि मेरी इनकम ही तब उतनी ही थी, मेरे लिए इट वॉज ए नॉर्मल गुड, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा इनकम बढ़ी तो अब ओप्पो मेरे लिए इंफीरियर है, सैमसंग इज बेसिकली अ नॉर्मल गुड फॉर मी करंटली। सो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है, ठीक है। तो एक गुड जो मेरे लिए नॉर्मल गुड हो सकती है, हो सकता है वो आपके लिए इंफीरियर गुड हो, क्योंकि आपका इनकम लेवल थोड़ा ज्यादा हो। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये याद रखना है, दो चीजें, कि डिमांड डिपेंड करती है प्राइस पे, प्राइस के साथ है इनवर्स रिलेशन, और डिमांड ऑल्सो डिपेंड करती है किस पे? इनकम ऑफ कंज्यूमर पे, उसके साथ है डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। एक और चीज बताता हूं, मैंने आपको बताया था डिमांड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। डिमांड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स जो होती है वो दो किस्म की होती हैं, ठीक है। एक होता है सप्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करती है, ठीक है, जैसे टी और कॉफी, ओके। और एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, जैसे कार एंड पेट्रोल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। कार की वैल्यू पेट्रोल, डीजल या फ्यूल के बगैर क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन सप्लीमेंट्री गुड की इंडिपेंडेंट वैल्यू भी होती है।
जैसे चाय अपनी वैल्यू रखती है, कॉफी अपनी वैल्यू रखती है, लेकिन एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री गुड्स को जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब देखना यहां पे इंटरेस्टिंग चीज, व्हेन प्राइस ऑफ टी increases, then demand for tea will reduce। ये तो आपको पहले लॉ ऑफ डिमांड से पता है, लेकिन एक और इंपैक्ट होगा कि लोग बेटर ऑल्टरनेटिव की तरफ स्विच करेंगे, सो डिमांड फॉर कॉफी will increase। In case of supplementary good, the demand of the good moves in opposite direction of the price, but demand of the supplementary good moves in same direction of the price। प्राइस का डायरेक्शन अपवर्ड है, डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री गुड भी अपवर्ड है। सो सप्लीमेंट्री गुड के लिए डिमांड और प्राइस का सेम डायरेक्शन होता है। कैसे? जब प्राइस का टी का प्राइस बढ़ रहा है तो इसका सप्लीमेंट्री गुड जो है वो है कॉफी, कॉफी का डिमांड भी बढ़ रहा है, तो डायरेक्शन सेम है, अपवर्ड है तो अपवर्ड है। लेकिन जब प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो रहा है, डिमांड फॉर द सेम गुड दैट इज टी वो डिक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स कभी कभी यूपीएससी पूछती है और हम फुल्ली कंफ्यूज रहते हैं कि इसका आंसर कैसे करना है, ठीक है। ये बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड का ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्जन बना के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सप्लीमेंट्री गुड्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं आपको यहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, ठीक है। मुझे इसके लिए एक बार बैक वाले उस पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पेज फिर से जरूरत पड़ेगा जब मैं आपको या इरेज ऑल इन, ओके, ठीक है। अब यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात करते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज देयर इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड में प्राइस ऑफ फ्यूल, पेट्रोल और डीजल व्हाटएवर, if it is going upwards, demand for car will go upwards or downwards? Definitely demand for car will go downwards। लेकिन हम इस टाइम पे जब ये वाले ऑपरेशंस इकोनॉमिक्स में करते हैं, हम ये मानते हैं कि बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा, सीजन चेंज नहीं हो रहा, कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं हो रही, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट। उसके लिए इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड सेट्रिस पेरिबस, means we are keeping all other things constant, then we are discussing these situations, ठीक है। अगर price of fuel is going upwards, quantity demanded for the car will come downwards। It means in case of complementary goods, the direction of price is always opposite to the direction of demand, means demand will behave always opposite direction इन रिलेशन टू प्राइस। जैसे प्राइस का डायरेक्शन अपवर्ड है, डिमांड का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। दिस इज द केस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दिस इज द केस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, एक गुड की दूसरे के बगैर वैल्यू नहीं है, तो अगर दूसरे की प्राइस बढ़ गई तो इस गुड का भी नेचुरली प्राइस ही बढ़ेगा या फिर इसका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, इसलिए इसका डिमांड जो है थोड़ा कम हो जाएगा। दिस इज बेसिकली प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। समझ रहे मेरी बात को? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स भी। सब्स्टिट्यूट किनको बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट्स गुड्स आर कॉल्ड एज, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर कॉल्ड एज, यहां पे मैंने आपको बता दिया, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री गुड्स। सप्लीमेंट्री गुड्स ये मैं ऑलरेडी बता चुका आपको, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी इंपैक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर, नॉट ओनली प्राइस, नॉट ओनली इनकम ऑफ कंज्यूमर, बट अवेलेबल अल्टरनेटिव। सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी बताते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आने वाला है नेक्स्ट, वो है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी वेरी टेक्निकल टॉपिक, ठीक है। देखो, पहले आई विल ड्रॉ अ डिमांड कर्व एंड देन आई विल टेल यू कि इसमें शिफ्ट्स कैसे आते हैं, ठीक है। याद रखना, जो शिफ्ट होते हैं डिमांड कर्व में वो दो किस्म के होते हैं, ठीक है। यहां पे मैं पहले दो किस्म के शिफ्ट लिख रहा हूं, 1 2। एक होता है शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व, एक होता है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाता है, और शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व कोई पॉइंट शिफ्ट होता है अलोंग द डिमांड कर्व। ये याद रखना है, ठीक है। शिफ्ट
along the demand curve. ठीक है, you have to understand what is shift in the demand curve and what is shift along the demand curve. ठीक है, let us suppose this is quantity demanded of a commodity and let us suppose this is its price of the commodity. Okay, now when price was lowest, the demand was highest. This is QD at P. When price increased to P1, demand reduced to QD1. Okay, this is another point. एक point ये बन गया, एक point ये बन गया, ठीक है. And when price reached P2, then demand further shifted to this point. This is QD2. तो अब जब हम इसको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो we will get the demand curve. We will get the demand curve. अगर बाकी चीजों को कांस्टेंट माने एट सेट्रिस पैरिबिस, ना मैं इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज कर रहा हूं, ना मैं सीजन चेंज कर रहा हूं, ना मैं रिलेटेड गुड्स को कंसिडरेशन में ले रहा हूं, तो जब भी प्राइस बढ़ेगा या कम होगा. अब मैं शिफ्ट दिखाऊंगा आपको किसी और कलर से, लेट अस सपोज रेड. ठीक है, अब नेचुरल सी बात है, ये वाले पॉइंट को मान लेते हैं, ये एक पॉइंट है. ठीक है, जैसे ही प्राइस P2 से कम होके P डैश पे आ जाएगा. किस पे आ जाएगा? P डैश. तो आप देख लेना कि डिमांड आ जाएगा यहां पे QD डैश पे. तो दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. ठीक है, अब ये शिफ्ट अगर यहां से देखोगे तो स्लोप की तरफ आपको दिखेगा, इट इज अ डाउनवर्ड शिफ्ट. लेकिन अगर इस पॉइंट से इधर की तरफ इसको देखोगे तो यहां से यहां मिला के इट इज अ राइटवर्ड शिफ्ट. इट इज अ राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट. ठीक है, इस पॉइंट के कंपैरिजन में ये पॉइंट थोड़ा राइटवर्ड्स है, यहां से थोड़ा इधर को है. ठीक है, लेकिन इस पॉइंट के कंपैरिजन में ये लेफ्टवर्ड है. लेकिन हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस इसी को पढ़ रहे हैं तो हम राइटवर्ड शिफ्ट देख रहे हैं. और डिमांड क्या हुआ है? डिमांड जो है यहां पे तो था, यहां पे, अब इस पॉइंट पे आ गया यहां पे. तो डिमांड जो है राइटवर्ड शिफ्ट होने की वजह मतलब होता है डिमांड इंक्रीज हो गया. सो वेन एवर देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट, rightward shift along the demand curve, along the demand curve, along the demand curve, it shows always increase in quantity demanded. along में भी rightward shift increase ही दिखाता है. और अगर राइटवर्ड शिफ्ट पूरी डिमांड कर्व का हो तब भी मैं पहले ही आपको बता देता हूं वो भी इंक्रीज ही शो करेगा. बस मैं उसको प्रूव एक्सप्लेन करूंगा कर्व बनाने के बाद. ठीक है, दूसरा सिचुएशन यहां पे ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी. ठीक है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है और ये डिमांड कर्व है. ठीक है, ये वाले पॉइंट पे जब प्राइस यहां था, डिमांड यहां था. अब मान लेते हैं प्राइस बढ़ गया, वो हो गया P डैश, तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गया ये वाला Q डैश. तो यहां से लेके यहां की तरफ ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है. और डिमांड का ये क्या शो करेगा? QD यहां से यहां की तरफ आए तो ये डिक्रीज होगा. तो इसी राइट वर्ड की जगह वर्ड क्या करेंगे हम यूज? लेफ्टवर्ड. लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, along द डिमांड कर्व. शिफ्ट along ही है, डिमांड कर्व के ऊपर ही पॉइंट शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइसेस. तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज ऑलवेज शोइंग रिडक्शन इन QD, रिडक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड. दिस वाज शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस वाज नॉट शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये है शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व. डिमांड कर्व के ऊपर ही पॉइंट्स शिफ्ट हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि चेंज इन प्राइसेस की वजह से. और बाकी चीजों को मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं. सेट्रिस पैरिबिस मतलब बाकी चीजों को कांस्टेंट मान के चल रहा हूं. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट, जितनी है उतनी ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है. क्योंकि उसमें जब चेंज आएगा तब शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व नहीं होगा, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व होगा. वो मैं अगले स्लाइड पे समझाता हूं. ठीक है, कैसे होगा देखो, ध्यान रखना. ठीक है, मैं अगली लाइन पे समझा रहा हूं. ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज quantity demanded of a commodity. On this line I am representing, and price of the commodity I am representing on this line. y एक्सिस पे मैं प्राइस दिखा रहा हूं और क्वांटिटी डिमांडेड में x एक्सिस पे दिखा रहा हूं. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पे ध्यान रखोगे तो मजा आ जाएगा. ठीक है, जब अब मैं डिमांड कर्व नॉर्मली बना देता हूं. ठीक है, लेट मी मेक द डिमांड कर्व. चलो ये मानते हैं ये डिमांड कर्व है. क्यों? क्योंकि
ये एक पॉइंट है, प्राइस यहां पे डिमांड कम है, प्राइस बढ़ा डिमांड भी बढ़ा, और प्राइस और बढ़ गया डिमांड और बढ़ गया। ठीक है, जब प्राइस पी, लेट अस कंसीडर प्राइस पी, ठीक है, प्राइस पी पे डिमांड वॉज डी, डिमांड वॉज डी। अब ना प्राइस चेंज होगा कमोडिटी का ना कुछ, सिर्फ इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो गई, इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो गई। अब वो पी प्राइस पे ही, सपोज ये प्राइस है बनानास की और ये प्राइस है कितना, जब प्राइस 5 रुपए है, 5 रुपीज प्राइस, तो डिमांड वॉज 5 बनानास। ठीक है, रोज घर में एक बंदा अपने घर वालों के लिए 5 बनाना लेके जा रहा है, 5 मेंबर से फैमिली के एक एक बनाना सभी फैमिली के मेंबर्स कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, मान लो एक दिन उसको बॉस ने बुला के गुड न्यूज दे दिया कि तुम्हारा सैलरी बढ़ गया है, ठीक है, डबल हो गया, या मान लो 50% इंक्रीज हो गया। उसे लगा कि रोज एक बनाना खाते हैं, आज हम 2-2 बनानास खाएंगे। अब प्राइस 5 ही रुपए है, लेकिन वो 10 बनाना लेकर चला गया अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो डिमांड अब यहां पहुंच गया, प्राइस पी पे ही क्यूडी कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। समझ में आ गया आपको? तो जब ये वाला, अगर मान लीजिए प्राइस पी डैश पे डिमांड इतना था, ठीक है, तो इसी प्राइस लेवल पे डिमांड थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब डिमांड कर्व बनाओ, पहले डिमांड कर्व यहां था, अब ये यहां आ गया, नॉट बिकॉज प्राइस चेंज, बिकॉज समथिंग एल्स चेंज। वो समथिंग एल्स क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज। कभी कभी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होने की वजह से ये शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मान लो उससे बनाना अब तक पसंद थे, अब पसंद नहीं आ रहे, अब वो बोल रहे हैं हम एक बनाना पूरा खा रहे हैं, एक बनाना की जगह आधा बनाना खाएंगे, तो 5 की जगह 2.5 बनाना ले जाएंगे। ये 5 बनानास यहां पे रिप्रेजेंट हो रहे थे, 2.5 बनानास यहां पे रिप्रेजेंट होंगे। इसको मैं और कलर से, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। ठीक है, जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो पॉइंट पी पे ही, प्राइस पी पे ही उसने कितना, 2.5 बनाना कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका चेंज हो गया। अब इस पॉइंट पे भी अगर ले लो तो कम कर लेगा, यहां पे ले आएगा अपनी डिमांड। इस प्राइस पॉइंट पे भी, इस प्राइस पॉइंट पे डिमांड पहले यहां थी, अब वो यहां ले आया, तो देख लो शिफ्ट हो गया फिर से डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया। शिफ्ट देख लो, ये वाला शिफ्ट राइटवर्ड, ये वाला शिफ्ट लेफ्टवर्ड, यहां से इधर को लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यहां से इधर को राइटवर्ड शिफ्ट। तो डिमांड बढ़ गई थी जब उसका इनकम बढ़ गया था, तो इसका मतलब when there is a rightward shift, rightward shift, अब along the demand curve नहीं बता रहा, in the demand curve बता रहा, पूरा demand curve ही shift हो गया, in the demand curve, in the demand curve। इसको कहते हैं increase in quantity demanded। इसी तरह राइटवर्ड की जगह लेफ्टवर्ड कर लो और क्वांटिटी डिमांडेड को फिर डिक्रीज कर दो। अच्छा, इसको दूसरे टर्म्स में भी देखा जाता है, ये इनवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, इसको आउटवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन इनवर्ड शिफ्ट की वजह से हो या आउटवर्ड शिफ्ट? इनवर्ड शिफ्ट मींस लेफ्टवर्ड शिफ्ट, आउटवर्ड शिफ्ट मींस राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व मींस इंक्रीज, राइटवर्ड शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व मींस इंक्रीज इन डिमांड, leftward shift in the demand curve means decrease in demand, leftward shift along the demand curve means decrease in demand। ये याद रखना, right means increase, left means decrease, but I am saying it in all normal circumstances। कुछ गुड्स ऐसी होती है जो ये सारे लॉज को, ये सारे प्रिंसिपल्स को वायलेट भी करती है एक्सेप्शनल केसेस में। ठीक हो गया? ये इतना समझ में आ गया आपको? तो ये था आपका शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड। अब इसको सबको देखने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस मच इज सफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसमें, दैट इज इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इस एनसीईआरटी की किताब में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी देखेंगे, क्या देखेंगे? विल ओनली सी प्राइस इलास्टिसिटी, बिकॉज इनकम इलास्टिसिटी एनसीईआरटी की किताब में डिस्कस नहीं है, हालांकि इनकम इलास्टिसिटी का एक सेपरेट कॉन्सेप्ट भी है। ठीक हो गया? चलो, व्हाट इज इलास्टिसिटी? फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है एक प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की, कि जब उस पर कोई फोर्स लगाए तो वो स्ट्रेच हो जाए, ठीक है, वो डिफॉर्म हो जाए, अपनी फॉर्म चेंज कर ले। ठीक है, अगर कोई चीज जो है वो चेंज नहीं कर रही अपनी फॉर्म, दैट इज नॉट इलास्टिक। ठीक है, तो इसी तरह इकोनॉमिक्स में जब कोई चीज ऐसी, कोई फोर्स हो जो डिमांड को चेंज करे, जैसे हम प्राइस की बात करें, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस
बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, ये तो हमको पता है, दिस विल लीड टू चेंज इन डिमांड. द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज. ओके, चेंज इन प्राइस लीड्स टू चेंज इन डिमांड. चेंज इन प्राइस लीड्स टू चेंज इन डिमांड. अब कितना प्राइस चेंज होने से कितना डिमांड चेंज होता है, ये कॉन्सेप्ट को रीड किया जाता है इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी से. अगर थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ और डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो गया तो हम कहेंगे कि काफी इलास्टिक डिमांड है. अगर प्राइस कितना भी चेंज हो और डिमांड बिल्कुल भी चेंज ना हो, हम कहेंगे इनइलास्टिक डिमांड है. जैसे सॉल्ट का प्राइस कम हो चाहे ज्यादा हो, जितना हमने कंज्यूम करना है उतना ही कंज्यूम करना है, तो सॉल्ट की डिमांड को बोलते हैं हम इनइलास्टिक डिमांड. सॉल्ट की डिमांड को क्या बोलते हैं हम? इनइलास्टिक डिमांड. लेकिन उसके बदले में अगर गोल्ड थोड़ा सस्ता हो जाए तो डिमांड बढ़ जाती है, गोल्ड महंगा हो जाए तो डिमांड रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, गोल्ड इज नॉट एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल. लेट मी गिव सम ऑर्डिनरी एग्जांपल. ऑर्डिनरी एग्जांपल में मैं आपको दे देता हूं. क्लोथ्स, जब सेल लगती है, जब सेल लगती है, डिस्काउंट्स मिलते हैं, प्राइसेस कम होती है, डिमांड चेंज होती है. डिमांड मींस बढ़ जाती है, लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़े उस टाइम पे खरीदना चाहते हैं. तो ऐसी सिचुएशन जहां प्राइस चेंज होने के साथ डिमांड चेंज हो, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इलास्टिक. अब कितना प्राइस चेंज होने के साथ कितना डिमांड चेंज होगा, ये इससे डिफाइन होगा इलास्टिसिटी की टाइप. क्या परफेक्टली इलास्टिक है, क्या यूनिटरी इलास्टिक है, क्या इलास्टिक है, क्या इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, वो सारी चीजें होंगी. ठीक है, पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जो है, इट इज डिनोटेड बाय ई डी. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या फॉर्मूला है इसका? इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड divided by percentage change in price of the good. एक गुड का प्राइस जैसे चेंज होगा, एक गुड का प्राइस जैसे ही चेंज होगा, ठीक है, वेट अ मिनट, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड विल चेंज, एक गुड का प्राइस जैसे ही चेंज होगा उसका डिमांड भी डेफिनेटली चेंज होगा, अनलेस इट इज अ कमोडिटी लाइक सॉल्ट. ठीक है, तो कितना चेंज होगा वो मैं अभी फॉर्मूले से, इलस्ट्रेशन से आपको बता दूंगा इलास्टिसिटी को मेजर कैसे किया जाता है. लेट अस सपोज प्राइस रिड्यूस्ड, अर्लियर प्राइस वाज 5 रुपीज, नाउ द प्राइस इज 2.5 रुपीज. तो प्राइस में रिडक्शन कितना आया? 100% रिडक्शन. मींस 5 रुपीज से 2.5 तक प्राइस पहुंचना, हाफ प्राइस हो जाना. सॉरी, इट इज नॉट 100% रिडक्शन, इट इज 50% रिडक्शन हो गया प्राइस में. ठीक है, कितना रिडक्शन हो गया? 50%. अब अगर डिमांड भी 50% चेंज हो गया तो इलास्टिसिटी कितना होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इज इक्वल टू, लेट अस सपोज परसेंटेज इन डिमांड इज आल्सो चेंज्ड बाय 50%. मींस पहले अगर लोग 5 चीजें खरीद रहे थे, अब वो 7.5 चीजें खरीद रहे हैं. क्यों? क्योंकि प्राइस उसका कम हो गया. ठीक हो गया. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर डिमांड में 50% चेंज आया, कमोडिटी की प्राइस में 50% चेंज आने की वजह से, तो इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा? 1. ई डिमांड विल बी इक्वल टू 1. ऐसी सिचुएशन को जहां पे इलास्टिसिटी 1 हो, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. क्या कहते हैं इसको? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. मींस अगर किसी कमोडिटी पे 60% डिस्काउंट मिल रहा है और 60% ही उसकी डिमांड इंक्रीज भी हो रही है, मतलब जितने कस्टमर्स पहले आ रहे थे उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं. पहले 100 कस्टमर आ रहा था, अब 160 कस्टमर आ रहे हैं और 60% डिस्काउंट पे. तो इसका मतलब जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया उतना ही परसेंटेज चेंज कमोडिटी में भी आया. अब एक इंटरेस्टिंग चीज याद रखना, प्राइस चेंज जो हुआ है वो रिडक्शन हुआ है, माइनस हुआ है, और डिमांड जो है वो इंक्रीज हुआ है. रिलेशन इनवर्स है. इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमेशा क्या आता है? नेगेटिव आता है. बट सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको नेगेटिव लेते नहीं, हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको सीधा पॉजिटिव ही लेते हैं. ठीक है, अदरवाइज रिलेशन जो है वो नेगेटिव है. समझ रहे हो मेरी बात को? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब 1 होगा तो उस केस में
कमोडिटी का डिमांड जो है उसको क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये तो हो गया एक सिचुएशन, ठीक है। अब मैं दूसरा सिचुएशन यहीं पे क्रिएट करता हूं, ठीक है। दूसरा सिचुएशन मान लेते हैं कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 10% and percentage change in quantity demanded is 5%। ऐसी सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 5% by 5/10 which will be equal to 1/2 which will be equal to 0.5। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1 मींस प्राइस में चेंज तो हुआ ज्यादा, डिमांड में कम चेंज हुआ। प्राइस में व्हेन ई इज लेस देन 1। अब ये सिचुएशन क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो गया, ये लेस देन 1 होगा, मतलब ज्यादा चेंज हो गया प्राइस में, लेकिन डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड को क्या कहते हो आप, इलास्टिक डिमांड, सॉरी इनइलास्टिक डिमांड। ऐसी सिचुएशन में डिमांड को क्या कहते हैं, इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड मींस अ सिचुएशन वेयर a certain change in percentage in the prices does not change the demand much। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, inelastic demand। here it is written inelastic at that price, inelastic demand। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है सिनेरियो, जब दूसरा सिनेरियो में यहीं पे क्रिएट करता हूं, लेट मी क्रिएट अनदर सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि परसेंटेज चेंज जो है प्राइस में वो थोड़ा सा ही हो, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जैसे कि लेट मी कंसीडर द सिचुएशन दैट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इज 10% बट परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 20%। इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाउ मच, 20% डिवाइडेड बाय 10% विच विल बी इक्वल टू 2। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड will be greater than 1। 2 is greater than 1। okay, elasticity of demand is greater than 1। तो ऐसी सिचुएशन को आप क्या कहते हो, इलास्टिक डिमांड। इस सिचुएशन को क्या कहते हो आप, इलास्टिक डिमांड। ठीक है। तो अब दो कॉन्सेप्ट यहां पे और हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, बट ये बेसिक एनसीईआरटी में नहीं दिया, so I will not discuss it here। I will discuss it in much details in the advanced economics class। okay, advanced economy जब proper module में start करूंगा तो उसमें मैं discuss करूंगा perfectly elastic और perfectly inelastic क्या होती है। ठीक है। यहां पे interesting चीज नोट करना, elasticity of demand। अभी तक मैंने आपको बता दिया ये 3 केसेस हो सकते हैं। एक, when it is equal to 1, इसको बोलोगे unitary elastic demand। इसको क्या बोलोगे, unitary elastic। जब ये होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगा, इसको बोलोगे इनइलास्टिक। और जब ये होगा ग्रेटर देन 1, इसको बोलोगे इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड। ओवरऑल ध्यान रखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, याद रखने की चीज जो है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, इलास्टिसिटी of demand estimates the responsiveness of demand to change in prices। अगर प्राइसेस में चेंज हो तो तब डिमांड में क्या चेंजेस आते हैं ये मेजर किया जाता है, किसके द्वारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के द्वारा। ये सब चैप्टर कल की क्लास और आज की क्लास पढ़ने के बाद, बजट सेट, प्रेफरेंसेस, इंडिफरेंस कर्व, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, इंडिफरेंस एंड मैप एंड यूटिलिटी फंक्शन, डिमांड कर्व, इनकम इफेक्ट, इंफीरियर गुड्स, कॉम्प्लीमेंट गुड्स, बजट लाइन, इंडिफरेंस, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कंज्यूमर ऑप्टिमम, लॉ ऑफ डिमांड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नॉर्मल गुड, सब्स्टिट्यूट एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
ये सारे कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए आज की और पिछले कल की वीडियो देखकर, ठीक है? अगर है तो मैं भी सक्सेसफुल, आप भी सक्सेसफुल, ठीक हो गया? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आई विल बी कमिंग टुमारो विद अदर सेट ऑफ। अब यहां से आगे ये पहले 2 चैप्टर्स है जिनमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज है, जो यूपीएससी से रिलेटेड भी है और वैसे भी। यहाँ के आगे के चैप्टर्स जो हैं उनमें बहुत ही कम चीजें हैं, ठीक है? इसलिए आई विल जैसे मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स के फोटोग्राफ्स रखे हैं, कल के बाद आई विल नॉट कीप द बुक के फोटोग्राफ हियर, आई विल जस्ट टेक द कॉन्सेप्ट्स और आई विल गो ऑन एक्सप्लेनिंग कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं हमको डिटेल में समझने हैं, ठीक हो गया? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।